विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 4 हमारा परिवेश पर्यावरण अध्ययन की जो बुक है उसमें अध्याय 3 पढ़ेंगे। बीज की कहानी। बीज के बारे में एक छोटी सी कहानी दी हुई है। यहाँ पर छोटा सा बीज था, सोया मिट्टी में, पानी मिला, सूरज खिला, जागा खुशी से, छोटी जड़ें निकली, तना हुआ बड़ा, हरी हरी पत्तियाँ, खुश हुआ मैं बड़ा, फूल खिले, फल बने, मीठे और खास, नए बीज गिरकर चले नई तलाश। बच्चों, क्या आप जानते हैं हमारे आसपास जो छोटी घास से लेकर बड़े आम और बरगद जैसे पेड़ हैं वे कैसे उगे होंगे? सोचो, कैसे उगे होंगे? बीज से उगे होंगे। क्या छोटा सा बीज इतने बड़े पेड़ में बदल सकता है? आओ हम एक बीज की कहानी को समझते हैं। एक बार एक बीज ने सोचा, क्या मैं भी इतना बड़ा पेड़ बन सकता हूँ? लेकिन कैसे? एक दिन किसी ने मुझे गड्ढे में दबा दिया। मैंने इधर उधर देखा तो मिट्टी ही मिट्टी थी। क्या आप जानना चाहेंगे कि मेरे साथ आगे क्या हुआ होगा? तो आगे क्या हुआ होगा? उसको पानी मिला, यानी नमी मिली, ऊपर से सूरज की रोशनी मिली, और मिट्टी में वो क्या हुआ? उगा, उसमें जड़ें निकली, ऊपर को अंकुर निकला। ये देखो यहाँ पर। आओ बताता हूँ। मिट्टी के अंदर घोर अंधेरा था, लेकिन मिट्टी के कणों में एक अच्छी बात थी। उनके बीच में हवा और पानी था, तो मुझे कुछ आराम मिला। मैंने मिट्टी के कणों के बीच जमा पानी धीरे धीरे पीना शुरू किया। क्या आप बता सकते हो मेरे साथ क्या हुआ होगा? आगे देखते हैं हम। मेरी बात सुनकर आपको शायद हंसी आए। पानी से मेरा पेट फूल गया था और फूलता ही जा रहा था। वो फूलता गया और फिर फट गया। मेरी सांस तेजी से चल रही थी। मैंने महसूस किया कि मेरी चमड़ी फट गई है और उसमें वो अभी भी फूले जा रही है। मैंने अनुभव किया मेरे अंदर से नन्ही सी रोम जैसी सफ़ेद संरचना अंकुर निकलने लगी है, जो दिन दिन बढ़ती जा रही है। आप लोग इस तरह अंकुर निकलने की घटना को क्या कहते हैं? अपने शिक्षक से जानो। क्या कहते हैं इसको? अंकुरित होना। यदि बीज को गड्ढे में दबाया नहीं जाता तो क्या होता? बीज उग नहीं पाता। बीज से अंकुर नहीं निकलता। आगे है, क्या भुने हुए चने अंकुरित हो सकते हैं? कारण पर चर्चा कीजिए। भुने हुए चने अंकुरित नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें जो अंदर का बीज होता है, जो उगता है, वो क्या हो जाता है? शुष्क अवस्था में चला जाता है। मुझे पता है कि आप स्वयं देखे बिना नहीं जानेंगे, तो आपको एक प्रयोग करना चाहिए। आपको थोड़ी सी रुई लेकर उसमें चने के कुछ बीज रख दो। अब इसे मिट्टी के एक दिए में रखकर पानी डालकर सुरक्षित जगह किसी स्थान पर रख दो। ध्यान रहे, रुई पूरी गीली रहनी चाहिए। अब आप प्रतिदिन बीज में आए परिवर्तन को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ पर जब चने के बीजों में से नन्ही सी रोम जैसी संरचना निकलने लगे तो समझो कि बीज का अंकुरण हो गया है। मिट्टी का दिया, रुई, चना और पानी लेंगे। एक दिए में चने के बीजों को रुई में रख दीजिए। अब रुई में पानी डालकर उसे भिगो देना है। चने के बीजों में होने वाले परिवर्तनों को नोट करना है। रुई में पानी देकर गिला रखना है हमेशा। कुछ दिन बाद देखिए और अवलोकन कीजिए। क्या देखा? बीज फूलता चला जाएगा। फूलता जाएगा। बीज से धीरे धीरे अंकुर निकलेगा। फिर पौधा निकल आएगा।
कुछ दिन बाद उसमें से एक संरचना नीचे धरती की ओर बढ़ने लगी और एक संरचना ऊपर आकाश की ओर। जो धरती की ओर बढ़ती है वो क्या बनाती है? जड़ बनाती है, जिसको मूलांकुर कहते हैं। और जो ऊपर की ओर बनती है उसको क्या कहते हैं? प्रांकुर कहते हैं। जो ऊपर की ओर क्या बनता है? पेड़ बनता है। इन संरचनाओं क्या कहते हैं? तो नीचे बढ़ती है उसको मूलांकुर और ऊपर बढ़ती है उसको प्रांकुर। जड़ और मूल तंत्र का विकास। आपको पता आगे क्या हुआ? वह नन्ही सी सफेद संरचना जो जमीन की ओर बढ़ रही थी, मिट्टी के कणों के बीच में से रास्ता बनाती हुई नीचे की ओर जाती जा रही थी। साथ ही इसके बगल में से ऐसी ही अनेक संरचनाएं निकलकर मिट्टी के कणों के बीच बढ़ती चली जा रही थी। ये संरचनाएं मिट्टी के कणों के बीच से पानी, हवा और पोषक तत्व खींचती तेजी से बढ़ रही थी। कुछ ही दिनों में जमीन के अंदर एक जाल सा बन गया जिसने मिट्टी को कठोरता से जकड़ लिया था। अब मैं एक पौधा बन गया था। आप लोग मुझसे निकली इन संरचनाओं के जाल को मूल तंत्र या जड़ कहते हैं। मेरे लिए यह जड़ तंत्र बहुत उपयोगी होता है। आपको पता है इसके कारण ही मैं सीधा खड़ा हो पाता हूँ। इसी जड़ तंत्र के कारण मुझे पानी, हवा और पोषक तत्व सोख पाता हूँ। यदि यह नहीं हो तो मेरा जीवित रहना कठिन है। आपको पता है कि अमरबेल एक ऐसा पौधा है जिसके जड़ नहीं होती। वह अन्य पेड़ पौधों का रस चूसकर ही जीवित रहता है, अमरबेल। और जिस पेड़ पर लिपटी रहती है उसी पेड़ को खा जाती है, यानी उस पौधे का पूरा पोषण चूस लेती है। और उस पौधे को धीरे धीरे क्या हो जाता है? वो पौधा मरता चला जाता है और खुद फैलती चली जाती है। यदि किसी पौधे की जड़ें काट दी जाए तो क्या होगा? पौधा सूख जाएगा। मरुस्थल में खेजड़ी, कैर जैसे पेड़ कम पानी पर कैसे जीवित रहते होंगे? यानी मरुस्थल में जो खेजड़ी, कैर आदि हैं, ये क्या होते हैं? इनकी पत्तियां होती हैं वो छोटी होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, या कांटों के रूप में होती हैं। जो पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन यानी जल की छोटी छोटी बूंदें हैं, पानी है वो भाप के रूप में बाहर निकलता है, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं जिसको, वो नहीं हो पाता। जिसके कारण क्या कहते हैं? वो कम पानी में भी जीवित रह सकते हैं। यानी पानी की हानि बहुत कम होती है। पानी की हानि कम करके जीवित रह पाते हैं वो। क्या सभी पेड़ पौधों की जड़ें एक जैसी होती हैं? नहीं। फिर है पर्रोह तंत्र का विकास। पर्रोह तंत्र जो ऊपर की ओर निकलता है, मूल तंत्र नीचे की ओर और पर्रोह तंत्र ऊपर की ओर, जिससे पेड़ बनता है। जड़ तंत्र के विकास के साथ ही मुझसे एक नन्ही सी संरचना निकलकर ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। दाने से मिले पोषक तत्व पाकर वह बढ़ती हुई जमीन से बाहर सूरज की रोशनी में निकल जाती है। सूरज की रोशनी पाकर मैं बहुत खुश हूँ। सूरज की ऊर्जा पाकर मुझ में नया उत्साह भर गया है। अब उस संरचना से छोटी छोटी पत्तियां निकलने लगी हैं जो सूरज के प्रकाश में हरी हो गई हैं। आपको पता है मेरी ये हरी पत्तियां ही मेरी रसोई हैं। यानी पौधे के लिए पत्तियां ही हैं भोजन बनाती, जो पत्तियां होती हैं वो ही भोजन बनाती हैं। इन्हीं से मेरा भोजन बनता है जो मेरे हर अंग को भेजा जाता है। प्रयोग करो और देखो। अपने अंकुरित बीज को एक गमले या बगीचे में लगाओ। हर सप्ताह उसकी ऊंचाई को नापो और देखो कि वह कैसे बदल रहा है। यानी वो दिन दिन क्या है? बढ़ता चला जा रहा है। प्रतिदिन अपने पौधे का अवलोकन कीजिए और उसमें होने वाले बदलाव को नीचे दी गई सारणी में चित्र बनाकर लिखिए। अब जैसे यहाँ तारीख लिखनी है, यहाँ पर आपको बदलाव लिखना है कि कितना बड़ा हुआ है, उसमें कितना अंतर आया है, चित्र कैसा होता चला जाता है उसका। इस तरह भोजन पाकर मैं धीरे धीरे बड़ा होता जाता हूँ। समय के साथ मेरे में कई परिवर्तन आते हैं। आप ऊपर दिए गए प्रयोग द्वारा मेरे इन परिवर्तनों को प्रत्यक्ष रूप से देख पाते हैं। आपके पौधे की पत्तियाँ कितनी बड़ी हुई हैं? तो कितनी बड़ी हुई हैं? थोड़ी बड़ी हुई हैं। जैसे आपको नाप के लिखेंगे 2 सेंटीमीटर, 2 इंच, वो लिखेंगे यहाँ पर। क्या तने का रंग बदला है? तो तना धीरे धीरे क्या होता है? अपना रंग बदलता है। यदि पौधे को पानी न दे तो क्या होगा? सूख जाएगा। गाजर मूली में तना कहाँ है? जमीन के अंदर। क्या तना हमेशा धरती से बाहर की ओर स्थित रहता है? नहीं।
बहुत से पौधों में तना धरती के अंदर भी होता है। अगला फूल और परागण। अब मैं धीरे धीरे एक बड़ा पौधा बन गया हूँ। समय के साथ मुझ में कई बदलाव हो रहे हैं, जैसे मेरे तने का मोटा और गहरे रंग का होना, मेरे तने पर बहुत सी शाखाएं निकलना, उन पर बहुत सारी नई नई पत्तियां आना और उनका आकार बड़ा होना। पत्तियां आती हैं, पहले छोटी आती हैं, फिर धीरे धीरे बड़ी होती जाती हैं। फूल और परागण। जब बीज को दोस्त मिले। अब देखो, आपको पता है, जब मैं बड़ा होकर एक पौधा बन गया तो मुझ पर बहुत सारे फूल आने लगे। मेरे इन फूलों का चटकीला रंग, मकरंद और विशिष्ट गंध बहुत से कीटों को आकर्षित करती है, यानी बहुत से कीटों को अपनी ओर खींचती है। जैसे मधुमक्खियाँ फूलों पे बैठती हैं, भंवरे बैठते हैं, तितलियाँ बैठती हैं, ये कीट मेरी ओर खींचे चले आते हैं। जब ये मेरे फूलों पर बैठते हैं तो मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर देते हैं, जिसे आप लोग परागण कहते हैं। यानी ये क्या करते हैं, आपको पता है, इनके बिना मेरा जीवन ही असफल हो जाएगा और शायद आपको भी कष्ट सहना पड़े। देखो क्या होता है, ये जो इन पे बैठते हैं, ये जो परागकण होते हैं, फूलों के ऊपर छोटे छोटे परागकण होते हैं, ऐसे ऐसे उनको अपने ऊपर चिपका के ले जाते हैं। फिर दूसरे फूल पर बैठते हैं तो वहाँ पर ये क्या होता है, उस फूल पर ये परागकण छोड़ देते हैं, यानी वहाँ पर छूट जाते हैं। और ये इस प्रकार क्या होता है, दोनों पौधों का क्या होता है, आपस में मिलन होता है और फिर क्या होता है, फल बनते हैं। पौधे ने क्यों कहा कि परागण के बिना मेरा जीवन ही असफल हो जाएगा, तो फल नहीं बन पाएंगे। अगला, यदि कीट और जंतु फूलों की ओर आकर्षित ना हो तो इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या नहीं हो पाएगा। कीट और फूल जंतु है, वो फूलों की ओर आकर्षित नहीं होंगे तो वो परागकण होते हैं, उनको अपने चिपका नहीं पाएंगे, दूसरे फूल पर पहुंचा नहीं पाएंगे और फल नहीं बन पाएगा और निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। निषेचन नहीं होगा और फल नहीं बनेगा। अगला, आप अपने आसपास किसी फूल वाले पौधे का अवलोकन कीजिए। देखिए आपको कौन कौन से कीट या जीव जंतु उन पौधों पर दिखाई देते हैं। इस अवलोकन को इस सारणी में लिखिए। पौधे का नाम है, जैसे टमाटर का पौधा है, इस पर क्या बैठती हैं, जैसे तितली बैठती है, क्या कर रहे हैं, फूलों का रस चूसते हैं। जैसे पपीता का पौधा है, इस पर मधुमक्खी है, वही फूलों का रस चूसते हैं। अमरूद है, मौसमी का पौधा है, मधुमक्खी है, ऐसे आपको लिखना है, फूलों का रस चूसते हैं। फल और बीज। बीज बना बड़ा पेड़। अब जब मेरे फूलों में परागण हो जाता है तो उसमें धीरे धीरे बदलाव आने लगते हैं और कुछ दिनों में ही वे पूरी तरह से फल में बदल जाते हैं। फूल है वो क्या होता है, धीरे धीरे फल में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। अभी मैंने बताया था आपको। ये फल बहुत समय बाद पक जाते हैं, कुछ समय बाद पक जाते हैं। इन पके फलों को खाने के लिए कई पक्षी, कीट, जीव जंतु आकर्षित होते हैं। आप लोग भी मेरे इन फलों से ही भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन इस दौरान आप सभी फल के बीज, जिसे गुठली भी कहते हैं, इसको छोड़ देते हैं। फिर कोई इस बीज या गुठली पर मिट्टी डाल देता है और फिर मेरी कहानी फिर शुरू हो जाती है, यानी उसी बीज से फिर पौधा बनना शुरू हो जाता है। बीज फल के अंदर क्यों होते हैं? सुरक्षा के लिए। क्या सभी बीज एक जैसे होते हैं?
तो एक पेड़ के बीज होते हैं वो एक जैसे होते हैं और सभी बीज एक जैसे नहीं होते। क्या बिना बीजों के सभी पौधों की जीवन यात्रा समाप्त हो जाएगी? बिना बीज के सभी पौधों की नहीं। कई पौधे क्या होते हैं, टहनी से लग जाते हैं, बिना बीज के भी लग जाते हैं। जैसे गुलाब का है, गुलाब की कली वो लगता है, कलम लगती है, बिना बीज के भी पेड़ लग जाते हैं। करके देखो और समझो। अलग अलग फलों जैसे आम, टमाटर, संतरा, तरबूज के बीज निकालो, गणना करो कि किस फल में सबसे ज़्यादा बीज हैं। आम में तो एक होता है, टमाटर में बहुत सारे बीज होते हैं, संतरे में भी ज़्यादा होते हैं, तरबूज में भी बहुत होते हैं। कौन से फल का बीज बड़ा है और कौन से का छोटा है? तो इनमें किसका बीज बड़ा होता है? आम का, और छोटा टमाटर का। बीजों का प्रसार। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि बीज एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंच जाते हैं? आओ मिलकर ये गतिविधि करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हवा के माध्यम से बीजों का प्रसार वाले पेड़ पौधे हवा से किस में चले जाते हैं? बहुत से पौधों में जाते हैं, जैसे पपीता में है, मौसमी में है, टमाटर में है। जानवरों के माध्यम से बीजों के प्रसार वाले पेड़ पौधे, जैसे किसी जानवर ने जामुन खाया और वो दूसरी जगह पर बीज पहुंच गया, उसने गोबर कहीं और जाके किया इसलिए वहाँ पर उसका बीज पहुंच गया। जामुन है, और क्या है, बेर है, प्रयोग करो और देखो। आग का एक बीज लो और उसे हवा में उड़ाकर देखो। सोचो कि पक्षी कैसे पौधों को इधर उधर फैलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आग के बीज हवा से जगह बदलते हैं। ये आग के बीज हैं, ये हवा के साथ में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। बरगद के बीज पक्षियों की सहायता से अलग अलग जगह पहुंच जाते हैं, बरगद के। अब देखो, अलग अलग तरह के बीज, सिंहपर्णी, डंडेलियन और बुरट एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचते हैं? ये देखो, ये हवा के साथ पहुंच जाएंगे, हल्के बीज होते हैं। ऐसे ही ये है हवा के साथ। आग का ये भी हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। गोखरू है, ये पशुओं के साथ, जानवरों के साथ। आगे है, अब आप जान गए होंगे कि छोटा सा बीज कैसे बड़ा पेड़ बन जाता है। अगली बार जब आप कोई पेड़ देखो तो ये सोचना कि यह भी कभी एक छोटा बीज रहा होगा। यदि बीजों का प्रसार नहीं हो तो क्या होगा? नए नए पौधे नहीं उगेंगे, नए नए पौधे नहीं बनेंगे। अगला, प्रकृति में बीजों के प्रसार का क्या महत्व है नए पौधे उगाने में? नए पौधे उगने में बीजों का महत्व है, बीजों के प्रसार का। बीज को सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है, सही है। फल के अंदर बीज होते हैं, ये भी सही है। फूलों के परागण प्रक्रिया में तितलियां और मधुमक्खियां सहायता करती हैं, ये भी सही है। सभी बीज हवा में उड़ सकते हैं, नहीं, जो बीज भारी होते हैं वो नहीं उड़ सकते। सभी पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से बढ़ते हैं, ये सही है। कहानी पूरी कीजिए। एक दिन मैंने एक छोटा बीज देखा जो जमीन में गिरा। धीरे धीरे वह क्या हुआ? अंकुरित हुआ, छोटा पौधा निकला। फिर धीरे धीरे सूरज की रोशनी पाकर वो क्या होता गया? बड़ा होता गया। फिर उसमें क्या आया? एक दिन उसमें क्या आए? फूल आए। फूलों में परागण हुआ, यानी निषेचन हुआ। फिर उसमें फल बने। फिर उस फल से वापस बीज धरती पर गिरा, फिर वापस पौधा बना। ऐसे ये कहानी है एक। स्वयं कीजिए। ये देखो, हर बच्चा एक बीज बोएगा और पौधे की वृद्धि एक छोटा रिपोर्ट कार्ड बनाएगा। जैसे कितने दिन में अंकुर निकला, कितने बीज में, कितने, कब कितनी पत्तियां आई,
ये आपको खुद को करना, एक पौधा लगाना है, फिर उसकी प्रगति देखनी है। बीज से पेड़ बनने के प्रक्रम का चित्र बनाइए और उसमें बीज, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल को सही क्रम में दिखाइए। ऐसे ऐसे पौधा बनाना, फिर बड़ा पौधा बन जाएगा, उसमें फल फूल सब दिखाना है। देखो अगला प्रश्न है, बीज से पौधा बनने के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है? तो पानी, हवा और सूर्य का प्रकाश। फूल से फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। कौन कौन से बीज हवा में उड़ सकते हैं? आक का, पपीता, टमाटर, और क्या आए थे? अभी अभी आए थे ना, भूरट, सिंहपर्णी आदि। फल के अंदर क्या होता है? बीज। कौन कौन से जीव जंतु परागण में सहायता करते हैं? कौन से जीव जंतु? तो मक्खियाँ, तितली, मधुमक्खियाँ, जानवर, पक्षी आदि। ये था हमारा अध्याय 3। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखो नीचे दिए गए चित्र में रंग भरना है, इसमें आप ये बीज का विकास है, बीज का विकास है, इसमें रंग भरना है। फिर गतिविधि दी हुई है नीचे, वो आपको करनी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।